हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप जुड़े मेरे चैनल पे ऑडिट ऑन टिप्स पे। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 210 एग्रीइंग दी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे 210 एग्रीइंग दी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। जब हम ऑडिट एंगेजमेंट की बात करते हैं तो ऑडिट एंगेजमेंट में हम बात कर रहे हैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, एंड रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। टर्म्स, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट की। तो हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि जब भी वो ऑडिट को एक्सेप्ट करे या कंटिन्यू करे, हमने वर्ड यूज किया है एक्सेप्ट फॉर द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट एंड कंटिन्यू फॉर द रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जब भी हम ऑडिट को एक्सेप्ट कर रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो फुलफिल होंगी तभी आप ऑडिट को एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑडिट को नहीं कर सकते एक्सेप्ट। वो कौन सी कंडीशन है? पहली आती है हमारी कंडीशन, प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। एंड ये बेसिकली एप्लीकेबल होती है हमारी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के केस में, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि इन केस जैसे आपने इनिशियल टाइम पे, मतलब कि जैसे अगर ऑडिटर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, तो पहले साल में जब आप इनिशियल ऑडिट आपका, तो उस टाइम पे आप प्री कंडीशन अगर चेक कर लेते हो तो आपको अगले सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ ईयर में आपको प्री कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में चेक कर ही ली। सो दीज आर दी, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे प्री कंडीशन ऑफ द ऑडिट। और दूसरा आता है हमारा ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंफर्म कि क्या कॉमन अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट ऑफ द टीसीडब्ल्यूजी। क्या ऑडिटर और मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। अगर मान लो प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं एंड देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द टीसीडब्ल्यूजी, देन ऑडिटर कैन एक्सेप्ट इन केस ऑफ द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट एंड कंटिन्यू इन केस ऑफ द रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। सो अब बात करते हैं हम प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट। पहली प्री कंडीशन है कि एफआरएफ शुड बी एक्सेप्टेबल। एफआरएफ क्या होता है? बेसिकली जब एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी, तो जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को एंटिटी ने यूज किया था अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल यानी कि लाइक अगर मान लो एंटिटी के ऊपर इंडेस एप्लीकेबल है और एंटिटी ने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाई हुई है, तो हमारा स्टैंडर्ड सिंपली कहता है आप रिजेक्ट कर दीजिए, आप मत एक्सेप्ट कीजिए ऑडिट एंगेजमेंट। सो पहली कंडीशन क्या होगी? क्या हमारा एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं है? ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू चेक दिस थिंग। सेकंड आता है ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन एग्रीमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट अपनी एक्नॉलेज करती है और अंडरस्टैंड करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हम देखते हैं। इसमें पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारी मैनेजमेंट की। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेवारी है वो किसकी है? वो है मैनेजमेंट की। क्योंकि अगर मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही अगर ऑडिटर बना के दे देगा, फिर तो इंडिपेंडेंस का बेड़ा गर्क हो गया। सो पहली कंडीशन क्या है? पहली मतलब कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेजमेंट बना रही है, एंटिटी अपनी मैनेजमेंट अपनी एंटिटी के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स को स्टैब्लिश करेगी, ताकि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। और मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब हम जानते हैं एज पर ऐसे दोस्तों, इट कैन बी ड्यू टू दी फ्रॉड और एरर। तो सेकंड थिंग हमारा क्या कहता है कि दे शुड बी इंटरनल कंट्रोल्स इन द एंटिटी सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। साथ ही हमारा स्टैंडर्ड ये कहता है कि दैट मैनेजमेंट शैल प्रोवाइड टू द ऑडिटर
एक्सेस टू द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि क्योंकि ऑडिटर को चेक करने की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। फॉर दैट पर्पज इट इज रिक्वायर्ड टू चेक द डॉक्यूमेंट्स एंड द रिकॉर्ड्स एंड द सोर्सेज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जिनके बेसिस पे बुक ऑफ अकाउंट्स को बनाया गया है। तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू चेक ऑल दोज थिंग्स। उसके लिए हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि मैनेजमेंट ऑडिटर को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, साथ ही में हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि मैनेजमेंट ऑडिटर को एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हमारे 720 ने एक रिक्वायरमेंट क्या रखी है। हमारा ऐसे 720 क्या कहता है, मैनेजमेंट को एनुअल रिपोर्ट इशू करनी होती है हर साल। एनुअल रिपोर्ट के अंदर मैनेजमेंट को काफी सारी डिटेल्स भी देनी होती है। जैसे कि अगर मैं आपको रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट दिखाऊं, जैसे रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट है, तो जैसे एनुअल रिपोर्ट के अंदर मैनेजमेंट ने अपने कंसोलिडेटेड टर्नओवर दिया हुआ है 6,59,205 करोड़। अब यही क्या कंसोलिडेटेड टर्नओवर मैनेजमेंट ने दिखाया हुआ है एनुअल रिपोर्ट के अंदर, क्या वही सेम हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर? क्योंकि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट वो पार्ट होती है एनुअल रिपोर्ट का। सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑडिटर एज पर एस 720 ये चेक करना कि क्या देर में उनके बीच में कंसिस्टेंसी है या नहीं है। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो एनुअल रिपोर्ट है उसके बीच में कंसिस्टेंसी है या नहीं है। इसलिए ऑडिटर टाइम टू टाइम मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन सीख करता रहेगा, रिक्वेस्ट करता रहेगा, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट तो ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही जाएगी। अब ऑडिटर बाद में तो इतना टाइम लगाएगा नहीं ना एनुअल रिपोर्ट को पूरी स्टडी करने के लिए। 250 पेज की एनुअल रिपोर्ट है। तो हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर मैनेजमेंट से टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मांगता रहेगा एंड द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एंड थर्ड कंडीशन आती है हमारी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है कि मैनेजमेंट शैल प्रोवाइड द अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज पीपल विद इन द एंटिटी, ताकि अगर मान लो ऑडिटर को मैनेजमेंट के मतलब कि ऑफ एंटिटी के अंदर किसी भी एम्प्लॉय से कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, मैनेजमेंट उसको मना नहीं करेगी। ही शैल बी प्रोवाइडेड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी। तो दीज आर आर प्री कंडीशन। हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अगर मान लो ये प्री कंडीशन फुलफिल होंगी तभी ऑडिटर एक्सेप्ट कर सकता है ऑडिट, अदरवाइज वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा या फिर कंटिन्यू नहीं करेगा। कंटिन्यू की तो बात नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि प्री कंडीशन तो उसको सिर्फ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के टाइम पे ही चेक करनी होती है। पहली बात खत्म। दूसरी बात क्या कहते हैं हमारा स्टैंडर्ड कि इन केस अगर मान लो आपने एंगेजमेंट टर्म्स बनाई, मैनेजमेंट के पास ले गई साइन करवाने के लिए, मैनेजमेंट ने हमारी टर्म्स के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा दी। लिमिटेशन जैसे कि क्या, हमारी एंटिटी है, एंटिटी की 3 ब्रांचेस हैं। ऑडिटर ने एंगेजमेंट की टर्म्स में क्या लिखा कि मैनेजमेंट शैल मेक इट अवेलेबल द विजिट टू द ब्रांचेस फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट। मैनेजमेंट ने कहा कि ब्रांच का ऑडिट हम किसी और ऑडिटर से करा लेंगे, आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट की बेसिस पे आप अपनी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बना लेना। अब क्योंकि उस ब्रांच का जो टोटल टर्नओवर है 39% ऑफ द टोटल टर्नओवर, हमारी एंटिटी का 39% ऑफ द टोटल टर्नओवर हमारी उस ब्रांच से आ रहा है, तो ऑडिटर को लगता है कि देयर इज अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, वो रिलाय नहीं कर सकता किसी और ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर। तो हमारा स्टैंडर्ड कहता है अगर मान लो मैनेजमेंट की किसी भी लिमिटेशन की वजह से अगर ऑडिटर का लेवल ऑफ एश्योरेंस रिड्यूस हो रहा है और टू सच एन एक्सटेंट कि उसको डिस्क्लेमर देना पड़ सकता है अपना ओपिनियन, तो यू सिंपली रिजेक्ट द ऑडिट, मतलब ये आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। सो अगर मान लो प्री कंडीशन फुलफिल नहीं होती या फिर अगर मान लो मैनेजमेंट लिमिटेशन लगाती है जिसकी वजह से लेवल ऑफ एश्योरेंस हमारा घट जाता है, जिसकी वजह से ऑडिटर को अपना ओपिनियन डिस्क्लेमर देना पड़ सकता है, तो सिंपली डोंट एक्सेप्ट द ऑडिट। दोनों कंडीशन होगी। अब सेकंड थिंग आती है हमारी रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है, आपको रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट के केस में ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट आपने टर्म्स एंड कंडीशन मैनेजमेंट के साथ बैठ के आपने कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना ही ली थी। अब क्योंकि मैनेजमेंट जानती है आपकी टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, आपको एंगेजमेंट लेटर दोबारा इशू करने की जरूरत नहीं है। 5 साल के लिए आपका अपॉइंटमेंट है, पहले साल में आपने एंगेजमेंट टर्म्स से आपने एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनवा लिया, आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया रिटर्न में, अब आपको एंगेजमेंट लेटर इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन साथ ही में हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है, देयर आर सर्कमस्टांसेस वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू इशू द एंगेजमेंट लेटर टू द मैनेजमेंट। वो क्या है, इन केस अगर मान लो देयर इज अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, there is a change in the terms of the audit engagement. In that case, the auditor is required to issue engagement letter, revised engagement letter. And in case अगर मान लो ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट को रिमाइंड कराने की जरूरत है, क्या 2 बातें होगी। रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट के केस में ऑडिटर को कब कब इशू करना पड़ सकता है, या तो अगर मान लो
रिविजन इन दी टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, अगर मान लो देयर इज एनी रिविजन, अगर कोई चेंज है टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, तो उस केस में अगर वो ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर इशू करेगा। और दूसरा आता है हमारा रिमाइंड। अगर मान लो ऑडिटर को लगता है कि देयर इज अ नेसेसिटी टू रिमाइंड द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। अब हमारे स्टैंडर्ड ने मतलब कि हमारे स्टैंडर्ड ने कुछ सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं, जिन सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर या फिर और रिमाइंड करा सकता है विद द ओरिजिनल एंगेजमेंट लेटर बाय गिविंग टू द मैनेजमेंट। वो कौन से सर्कमस्टांसेस है? जैसे कि अगर मान लो ओनरशिप चेंज हो जाती है, उस केस में हमें ज़रूरत है बताने की, जो नई मैनेजमेंट आएगी। अगर मान लो सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, तो जो नई मैनेजमेंट आएगी उसको बताने की ज़रूरत है अबाउट दी एक्चुअल टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। या फिर अगर हम बात करें कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ जाती है, नई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जैसे की ऑडिट मैटर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आई थी। या फिर अगर मान लो बिजनेस सेगमेंट, अगर मान लो एंटिटी कोई न्यू बिजनेस सेगमेंट इंट्रोड्यूस करती है, तो हमारा स्कोप बढ़ जाता है। तो देयर आर सर्कमस्टांसेस वेयर द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इशू द एंगेजमेंट लेटर इन केस ऑफ द रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। तो हमने कुछ सर्कमस्टांसेस की भी बात कर ली। अब इसी के साथ हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है? हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि आपने ऑडिट एंगेज ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट आपने ऑडिट करना स्टार्ट कर दिया। ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब कि ऑडिट एंगेजमेंट अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही क्या होता है, मैनेजमेंट ऑडिटर के पास आती है, कहती है जैसे ऑडिटर, मैंने आपको कहा था कि मान लो 3 ब्रांचेस है एंटिटी की। अब मैनेजमेंट कहते हैं कि आप एक ब्रांच का ऑडिट मत कीजिए, हम किसी और लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो वहां पे है हम उससे ऑडिट करा लेंगे। अब ऑडिटर्स कहता है मैनेजमेंट से, जी क्या बात होगी, आप हमसे ऑडिट क्यों नहीं कराना चाहते? अब मैनेजमेंट ने रीजन दिया, जो मैनेजमेंट ने जस्टिफिकेशन दिया, ऑडिटर विल इवैल्यूएट कि क्या वो जस्टिफिकेशन रीजनेबल है या नहीं है। 2 सर्कमस्टांसेस होगी, ऑडिटर विल चेक कि क्या वो जस्टिफिकेशन रीजनेबल है या नहीं है। जैसे अगर मान लो मैनेजमेंट आई, मैनेजमेंट कहती है ऑडिटर को, जी आप ब्रांच विजिट मत कीजिए, हम किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से वहां का ऑडिट करा लेंगे। ऑडिटर ने पूछा, जी ऐसे क्या बात होगी, हम क्यों नहीं? तो मैनेजमेंट ने कहा कि वहाँ जो हमारी ब्रांच है ना, उसका टर्नओवर इतना ज़्यादा है नहीं, 10 लाख का खाली टर्नओवर है, जो मुश्किल से हमारा 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर है पूरी एंटिटी का। आप इतनी दूर जाओगे, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, एक्सपेंसेस भी लगेंगे एंटिटी के काफ़ी ज़्यादा। आप अपनी पसंद के वहाँ के किसी भी लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप ऑडिट करा लीजिए, खुद से आप कोई भी ऑडिटर चूज कर लीजिए, आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट पे तो रिलाई कर ही लेंगे जो आप खुद से चूज करेंगे। अब मैनेजमेंट की बात भी जानने लगती है कि हाँ, खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होगा और मेरा भी काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो मैनेजमेंट तो वहीं के किसी लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करा लेंगे। अब क्योंकि ऑडिटर को भी जो जस्टिफिकेशन वो रीजनेबल लगता है, तो ऑडिटर इस केस में क्या करेगा, वो रिवाइज्ड ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू कर देगा मैनेजमेंट को। ये तो हो गया हमारा पहला सर्कमस्टांस वेयर द ऑडिटर फील दैट दी जो जस्टिफिकेशन मैनेजमेंट ने दिया है वो रीजनेबल है। सेकंड सर्कमस्टांस आता है वेयर द जस्टिफिकेशन गिवन बाय द मैनेजमेंट इज नॉट रीजनेबल। लाइक मैनेजमेंट ने कहा कि आप वहां का ऑडिट मत कीजिए, हम किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से करा लेंगे। अब वहां का जो टोटल टर्नओवर है वो अराउंड 39% ऑफ द टोटल टर्नओवर है, और आप किसी और जो मैनेजमेंट कहते हैं कि आप मत कभी किसी भी अकाउंटेंट से मत कराइए, हम अपनी पसंद की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ब्रांच का ऑडिट करा लेंगे और आपको रिपोर्ट दे देंगे। अब हमें लगता है कि वी कैन नॉट रिलाई ऑन एनी अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिपोर्ट एज बीइंग सजेस्टेड बाय द मैनेजमेंट, तो हम मैनेजमेंट को मना कर देते हैं कि हम अपनी ओरिजिनल जो टर्म्स हैं एंगेजमेंट की उसी पे कंटिन्यू करेंगे। हमने मैनेजमेंट को मना कर दिया। अब मैनेजमेंट जो है हमें ऑडिट नहीं करने दे रही हमारी ओरिजिनल टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट पे, तो उस केस से हमारा स्टैंडर्ड सीधा क्या कहता है, यू शैल विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। सिंपली आप विड्रॉ कर लीजिए फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट, और आप ये देखिए क्या कोई आपकी ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है किसी मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी या फिर एनी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने की विद रिस्पेक्ट टू द विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट। क्या कहा हमने, इन केस अगर मान लो ऑडिटर को मैनेजमेंट कंटिन्यू नहीं करने दे रही ऑन दी ओरिजिनल टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, तो आप सिंपली विड्रॉ कर लेंगे और चेक करेंगे कि क्या आपकी कोई ऑब्लिगेशन है मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी या फिर किसी और रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने की विद रिस्पेक्ट टू दी विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट। तो हमने स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू द ऑडिट एंगेजमेंट only in case if the precondition for the audit are present and there is a common understanding between the auditor and the management of the TCWG with respect to the terms of the audit engagement।
देन हमने प्री कंडीशंस की बात की। प्री कंडीशंस कौन कौन सी है कि क्या कोई एफआरएफ, जो एफआरएफ है जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है, क्या वो एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या आ जाती है, मैनेजमेंट से आप रिटर्न में एग्रीमेंट ऑब्टेन करोगे विद रिस्पेक्ट टू दी मैनेजमेंट एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरस्टैंड ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि क्या पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर कौन करेगा, मैनेजमेंट एज पर दी एफआरएफ। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल एस्टैब्लिश करेगी एंटिटी के अंदर मैनेजमेंट, ताकि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो। दूसरी बात। तीसरी बात, मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी ऑडिटर को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन दी एंटिटी। ये हमने प्री कंडीशन की बात की। देन हमने क्या कहा, मैनेजमेंट अगर कोई लिमिटेशन लगाती है प्रायर टू दी एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, आपने प्रपोज ऑडिट एंगेजमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके ऊपर अगर मान लो मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा रही है और जिसकी वजह से ऑडिटर का लेवल ऑफ एश्योरेंस रिड्यूस हो रहा है कि उसको अपना डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है ओपिनियन, तो उस केस में भी आप ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्री कंडीशन फुलफिल नहीं होती। या फिर अगर मान लो लिमिटेशन लगा रही है मैनेजमेंट तो सिंपली डोंट एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट। तो हमने रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट की बात की। मैनेजमेंट की रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट की केस में ऑडिटर को मैनेजमेंट को ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन दो केसेस है। इन केस अगर मान लो जरूरत है मैनेजमेंट को रिमाइंड कराने की विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, या फिर देयर इज अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, रिवाइज ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करने की नीड है, तो उस केस में आप मैनेजमेंट को ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करेंगे। देन हमने क्या कहा, अब आपने ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली, आप कर रहे हो प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, मैनेजमेंट आपकी स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगा रही है, तो सिंपली चेक जो मैनेजमेंट जस्टिफिकेशन दे रही है वो रीजनेबल है या नहीं है। अगर मान लो वो जस्टिफिकेशन रीजनेबल है तो ठीक है, सिंपली कंटिन्यू करोगे और आप रिवाइज ऑडिट एंगेजमेंट लेटर मैनेजमेंट को इश्यू कर दोगे। लेकिन अगर मान लो जो मैनेजमेंट ने जस्टिफिकेशन दी वो रीजनेबल नहीं है तो और मैनेजमेंट आपको कंटिन्यू नहीं करने दे रही ओरिजिनल टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट पे, सिंपली विड्रॉ करोगे, चेक करोगे क्या कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने की विद रिस्पेक्ट टू द विड्रॉ ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। अगला स्टैंडर्ड हम करेंगे ऐसे 220। सो स्टे कनेक्टेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर।